हाँ, अब उसी पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स पार्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक्स पार्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्डर 9 अप्लाई नहीं करता। ऑर्डर 9 रूल 6 में ही लिखा हुआ है कि अगर समन्स वैलिडली सर्व हो जाएगा तब दी कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी। यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है स्टैट्यूट में। तो हम लोग समझने के लिए उसको एक्स पार्टी समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि कोई कंटेस्ट नहीं है। एक्स पार्टी सूट में जब डिक्री आप करते हैं तो कोई कंटेस्ट नहीं रहता, तो एक्स पार्टी करते हैं। तो कोई विपक्षी नहीं है। तब विपक्षी नहीं का मतलब कोई कैविएटर नहीं है। टेक्निकल टर्म में कहिए कोई कैविएटर नहीं है, या कैविएटर ने कैविएट लॉज किया फॉर वांट ऑफ कैविएटेबल इंटरेस्ट, उसका कैविएट डिसमिस हो गया, तब कोई नहीं रहा अपोज करने वाला। तब जैसे गवर्नर साहब चलते हैं तो पूरा रोड फ्री हो जाता है, गाड़ी आसानी से चलती है। तो अब कोई इम्पेडिमेंट नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो प्रोवेट पिटिशनर के लिए आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी गवाही दे देगा तो आपको प्रोवेट ग्रांट कर देना। वो 4 स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो बताए हैं, वो चारों स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ उसको साबित करना पड़ेगा एक्स पार्टी में भी। एक्सक्यूशन, अटेस्टेशन, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, 3 सेक्शन जो बताए हैं 59 और 63 और 68 एविडेंस एक्ट का, उसको माइंड में रख के एक्स पार्टी भी हो रहा है, यानी कि अनकंटेस्टेड है, तो आपको करना है। हाँ, अगर कैविएटर मर जाता है तो he can be substituted? नो, बड़ा अच्छा सवाल है श्वेता जी का, सुन लीजिए आप लोग। अगर कैविएटर मर गया, कैविएटर कब तक होता है? सो लॉन्ग एज कैविएट इज नॉट अलाउड, दैट पर्सन इज कॉल्ड कैविएटर। कैविएटर मर गया, खत्म हो गया। नहीं सर, अगर सूट में वो अब सुन लीजिए, अगर आपका ये मतलब है कैविएटर मर गया, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को हम टेक्निकल पकड़ते हैं, तो इसलिए जज को बोलने में वकील गलत बोल सकता है, उसके लिए लाइसेंस है। माने गलत इस मतलब, गलत मतलब जो अप्लाई करता है, नहीं करता है, फैक्ट को ट्विस्ट करता है, कुछ कर सकता है। आप जो लिखिएगा वही माना जाएगा, वो हमेशा रिकॉर्ड में। हम तो कुछ भी बहस करके निकल जाएंगे, है ना? तो हमको कोई नहीं पकड़ेगा कि गलत बहस किए थे कि सही बात। आप जो लिख दीजिएगा आपकी गलती हर जगह पकड़ाएगी। तो आपको ज़्यादा कॉशस रहना है। तो आप टर्म जो यूज़ करते हैं बहुत कॉशसली यूज़ कीजिए। कैविएटर का मतलब है सो लॉन्ग एज कैविएट इज नॉट अलाउड। जैसी कैविएट अलाउड हो गया, ही विल बिकम द ऑब्जेक्टर। और जैसे ऑब्जेक्टर से आपका ऑर्डर सीट आ जाएगा 295 में, ई कन्वर्टेड टू सूट, तो हो जाएगा डिफेंडेंट। हाँ, तो उसका जैसे एलिवेशन जिसे होता है, कैविएटर से बन गया ऑब्जेक्टर, ऑब्जेक्टर से बन गया डिफेंडेंट। तो अब वो डिफेंडेंट मर गया तो उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। उसको तो अपना राइट था, अब उसके एयर को राइट है कि नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जैसे वो डिफेंडेंट हो गया और ही और शी डाइज, हाँ, उससे तो जो प्रॉपर्टी विल में है उसका एक प्रॉपर्टी का इसका भी था, इसने उसको सेल कर दिया किसी तीसरे को, तो कैन दैट परचेजर भी ठीक। और देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, कैविएटर का अगर कैविएट अलाउ हो गया और पार्टी बन गया या पार्टी अभी नहीं बना, इसी बीच में वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। अगर उसका राइट है, पहले से राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो बेच सकता है, बेच दिया तो प्रॉपर्टी जो खरीदा हुआ आ सकता है कि नहीं। सबका एक ही आंसर है, इसीलिए बार बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं। सबका आंसर एक ही है और क्लू कैविएट और कैविएटेबल इंटरेस्ट में छिपा हुआ है। जिस आदमी को जिस पॉइंट ऑफ टाइम में राइट एक्रू करता है टू ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैविएटेबल, वो फ्रेश पिटीशन फाइल करेगा। अगर कोई डिफेंडेंट है, कैविएटर डिफेंडेंट बन गया, मर गया, उसके वारिस को भी वो राइट है, कैविएटेबल इंटरेस्ट है, तो वो फिर फ्रेश कैविएट देगा। नहीं, ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू बी रिकॉग्नाइज एज ए कैविएटर हैविंग कैविएटेबल इंटरेस्ट। ये बड़ा हायर हाइपर टेक्निकल है। हाँ, फ्रेश कैविएट देगा, फिर वो प्रोसीजर में आएगा। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं, यहाँ पर वो भी बता रहे हैं, आपका सवाल ध्यान में है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल हुआ तो कैविएट भी वहीं फाइल होगा। अगर केस डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ है तो कैविएट वहाँ फाइल होगा। अगर केस आपके यहाँ आ गया तो आपके यहाँ फाइल होगा, जिस स्टेज में वहाँ फाइल होगा, और सारा प्रक्रिया आपके यहाँ होगा। ये समझ गए? हाँ, 295 बोलिए।
अभी जो प्रश्न आया था उसमें था कि कैविएटर का कैविएट अलाउ हो गया और उसने ऑब्जेक्शन फाइल किया। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद वो डिफेंडेंट बन गया, डिफेंडेंट बनने के बाद मर गया, तो उस डिफेंडेंट का सब्स्टिट्यूशन, यही सवाल है आपका। तो अभी तो हम आंसर दिए, आवाज़ नहीं जा रही है। आवाज गई कि नहीं? नहीं, वो स्टेज 295 का ही रहेगा, लेकिन 295 के स्टेज में भी कोई भी कैविएट फाइल कर सकता है, उसका कोई बार नहीं है। हाँ, वो बार नहीं है, लेकिन आपको कॉशन कर देते हैं। आपको कलकत्ता हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट का जजमेंट मिलेगा जिसमें कि कंटेस्टेड सूट में डिफेंडेंट मर गया, डिफेंडेंट एक्चुअली उसको इंटरेस्ट था, कैविटेबल इंटरेस्ट, तो लिबरल व्यू लेके कोर्ट ने उस डिफेंडेंट के वारिस को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो जहां पर स्टेबल केस है, क्लियर कट केस है, वहां किया जा सकता है, बट ऑन स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ में वो कैविएट में आना चाहिए उसको, लेकिन किया गया है, किया जा सकता है। कर दिया है तो ठीक है। हाँ ठीक है, अगर आप लोग कर दिया है तो जो कर दिया है उसके लिए डोंट रिपेंट फॉर पास्ट इवेंट, वो आपका जस्टिफाइबल है। अगर वो जजमेंट चैलेंज होगा तो उसको अपसेट करने के लिए भी थोड़ा कॉम्पिटेंसी चाहिए, जो अपसेट करेंगे, और उसके लिए लीगल एक्विपमेंट वाले एडवोकेट भी चाहिए। हाँ बता रहे हैं, अब जल्दी जल्दी बता रहे हैं। हाँ वही क्या करना है। हाँ ठीक है, एक्स पार्टी का तो समझ गए, एक्स पार्टी नहीं होता है। नॉन कंटेस्टेड केस में जो जजमेंट है हम कह सकते हैं एक्स पार्टी कर दिया गया, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डीएफडी नहीं होता है। डीएफडी इसलिए नहीं होता है कि सूट नहीं है, ऑर्डर 9 नहीं हो। डीएफडी का प्रावधान है ऑर्डर 9 रूल 2 और 3 नू 2। हाँ वही बता रहे हैं, होगा क्या वही बता रहे हैं। वो रिकॉर्ड में आप कुछ दिन उसको ऑर्डर सीट को चलाइएगा, 2-4 रीजनेबल डेट दीजिएगा, या 2-4 महीना 5 महीना वेट कीजिएगा। संभव हो सके, जो लॉ का रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी लोअर कोर्ट में देखते हैं कि ऑर्डर सीट वकीलों से सीन करवाया जाता है, या चपरासी कोर्ट का बुला के ले आता है वकील साहब को। तो जो प्रोवेट पिटिशनर है, एक आध अटेम्प्ट अगर लिया जाए, कानून का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीन करवा सकते हैं। और उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड हैं कि कोई नहीं आता है, तो आप 2 लाइन में लिख दीजिएगा प्रीवियस कंडक्ट ऑफ द पिटिशनर, और उसका लिखिएगा इन दिस सर्कमस्टांसेस दिस रिकॉर्ड इज कंसाइंड टू रिकॉर्ड रूम। उसमें कोई फाइंडिंग नहीं देना है, रिकॉर्ड रूम में कंसाइंड हो जाएगा, वहाँ कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहेगा, जब चाहेगा चलाएगा। दूसरा CSI में दिखाएगा कंसाइंड टू रिकॉर्ड रूम फॉर वांट ऑफ पैरवी, वो अपने आप रिवाइव हो जाएगा, वो आ जाएगा तो रिवाइव हो जाएगा। सुनिए, प्रोवेट का प्रोसीडिंग होता है, जो ये प्रोसीडिंग इन रेम एंड जजमेंट इन रेम होता है। ये रिकॉर्ड कभी नहीं मरता है, अवील हमेशा आपके कोर्ट में प्रिजर्व रहेगा। आप लोग ये भी नहीं जानते, बहुत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ओरिजिनल विल लोग ले लेता है। ओरिजिनल विल जब चला आता है, ये कोर्ट का ड्यूटी है कि ओरिजिनल विल हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहेगा, जब तक चांद सितारा रहेगा विल भी आपके कस्टडी में रहेगा। और ये भी बता देते हैं कि प्रोवेट फाइल करने के पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रावधान है, तीनों जगह विल को सेफ कस्टडी में रखने का प्रावधान है। जैसे मैंने आज विल लिखा, तो हमारी मर्जी है हम इस बिल को हाई कोर्ट में जमा कर दें, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा कर दें, या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा कर दें। उसके लिए अलग प्रावधान है और रूल्स बना हुआ है, सिविल कोर्ट रूल्स, हाई कोर्ट रूल्स एंड रजिस्ट्रेशन रूल्स। अब वो जब तक के उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विल वहाँ मौजूद रहेगा। ये बिना प्रोसीडिंग के बता रहे हैं, जब जिसको जरूरत होगा निकाल लेगा। हाँ फिर जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेगा, प्रेयर कर। जैसे अभी आपको अनुभव होगा, उदाहरण से समझा देते हैं। आपके यहाँ कोई टाइटल सूट चल रहा है, मौका मिला होगा, बहुत सा
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेफ कस्टडी में बक्सा में लोग ताला चाबी लगा के या लिफाफा में बंद करके सील करके सेफ कस्टडी में रखते हैं सीजदार के। अब एविडेंस की जरूरत आया तो तो पिटीशन दिया जाता है कि सेफ कस्टडी से मंगाया जाए, सीजदार ला के प्रोड्यूस करता है, दोनों पार्टी के सामने ताला खोला जाता है, तब कोर्ट में प्रोड्यूस होता है, एविडेंस होने के बाद एग्जिबिट होता है, रिकॉर्ड का पार्ट बनता है, तब वो ओपन हो जाता है। अब इस केस में जैसे है प्रोवेट जब फाइल होगा तो ओरिजिनल विल के बिना पिटीशन नहीं फाइल होगा, जान लीजिए। ओरिजिनल विल के बिना प्रोवेट पिटीशन एडमिट नहीं होगा, और जैसी ओरिजिनल विल फाइल होगा वो सेफ कस्टडी में चला जाएगा। आप सुन लीजिए, हो रहा है तो हम जान रहे हैं। आप एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, हमको कितना डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, सब डिस्ट्रिक्ट का मैटर आता है, तो इसीलिए तो बता रहे हैं। हमको क्या जरूरत है, हमको ABCD पढ़ाने से क्या जरूरत है, हम सीधे PhD वाला लेक्चर देके चले जाते। अगर हम समझते कि सब विद्वान लोग हैं, सब जान रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं। ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर आप नहीं जानते हैं तब हो रहा है, या जान करके नहीं समझते हैं, या एक्ट अपॉन नहीं करते इसलिए हो रहा है। सर्टिफाइड कॉपी पर प्रोवेट इशू हो रहा है और विल को लौटा दिया जाता है। एक दो अफसर तो लौटाने के बाद हमसे पूछे तब हम ऐसे नहीं बात कर रहे, तो इसलिए एक एक चीज बता रहे हैं जो बहुत जरूरी है। विल का ओरिजिनल कॉपी हमेशा प्रिजर्व रहेगा, तब DFD नहीं होगा, विथड्रॉ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग चालाकी से फैब्रिकेटेड फॉल्स कंकॉक्टेड विल है उसको विड्रॉ कर करके दूसरा बनाते हैं, तो ये कोर्ट के एक्सपीरियंस एंड विजडम पर है। लेकिन लॉ में स्टैट्यूटरी प्रोविजन में विड्रॉवल का प्रोविजन है, ऑर्डर 23 अप्लाई नहीं करता है। उस सब का जवाब एक ही है, ऑर्डर 23 अप्लाई नहीं करता, विड्रॉ कैसे करेंगे? इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फाइंड आउट जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द विल। देखिए, आप निगेटिव प्रोविजन है कोई CPC में? निगेटिव प्रोविजन है कहीं कि आपको ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं करना है? आज तक देखे हैं CRPC CPC में? तो जब निगेटिव नहीं है तो जो है सो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव के बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप बता रहे हैं, लिमिटेशन बता रहे हैं। ये सब बहुत टिपिकल है। जवाब है उसका है भी और नहीं भी, तो कैसे समझिएगा? आप पूछते हैं लिमिटेशन है, उसका जवाब देते हैं है भी और नहीं भी, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमको डिटेल में बताना पड़ेगा। सर, ये ओरिजिनल बिल काहे की लौटाई जाती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक से कानून नहीं चलता है, स्टैट्यूट में लिखा हुआ है। कहाँ आप पढ़िएगा, मोबाइल में दिया हुआ है। अभी तो समझिए नहीं रहे, तो आप पढ़ के समझिएगा। यही तो दिक्कत है, प्रॉब्लम। अभी हम समझाने का कोशिश कर रहे ताकि आप आसानी से समझ जाइए। अभी पूरा आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टेप बाय स्टेप जो बता रहे हैं। आप विड्रॉवल में समझ गए कि विड्रॉवल क्यों नहीं होगा, वो मेरिट पर डिसाइड होगा। अगर आपको समझना होगा कि ये विल बोनाफाइड मिस्टेक में अगर फाइल हो गया है, उसका अपवाद ये फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, और जेन्युइन प्रेयर है विड्रॉवल का, तो एक्सट्रीम केस में परमिट किया जा सकता है। तो उसमें चूंकि लिबर्टी देने का प्रावधान है, चूंकि ऑर्डर 23 में है, विड्रॉवल करते हैं तो विथ ए लिबर्टी टू फाइल फ्रेश सूट। एक होता है अनकंडीशनल विड्रॉवल, तो दोनों में से कोई प्रोविजन यहाँ नहीं, और कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ऐसा कई केस है, पटना हाई कोर्ट का फुल बेंच जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का एक ही जजमेंट है, चिरंजी लाल केस, वो अभी तुरंत रेफरेंस लिखा देते हैं, वो विड्रॉवल नहीं हो सकता। यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये चार में से कुछ नहीं हो सकता। आप कब कैसे होगा, इससे डिटेल प्रॉब्लम आपको फिर पर्सनल बात करके जिनको जरूरत होगा हम बता देंगे, या नहीं तो वो आर्टिकल पढ़िएगा। अब आप जजमेंट लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा जजमेंट पर रिलाई कर रहे थे लोग, अब जजमेंट हम कुछ लिखा देते हैं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जजमेंट लिखा देते हैं। लिखिए,
अनप्रोबेटेड विल के आधार पर आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें हाई कोर्ट का भी 2-3 जजमेंट है, लिख लीजिए और तब फाइनल सुप्रीम कोर्ट वाला लिखाते हैं। ऐसे पहले वही लिख लीजिए, आप लोग नाम लिखे थे, बीना पानीकार वर्सेस सत्यवर्त, बीना पानीकार वर्सेस सत्यवर्त, AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 2263, AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 2263। पार्टी का नाम है बीना पानीकार वर्सेस सत्यव्रत। जितना बता चुके हैं सब इसी में लिखा हुआ है, इसलिए अब बताने की आवश्यकता नहीं, अब सिर्फ जजमेंट देते जाएंगे। दूसरा है कि टाइटिल वेस्ट करता है 211 में, और सारा राइट है पार्टी को ऐड होने का, सब्स्टिट्यूट होने का, सूट फाइल करने का। उस पर हाई कोर्ट का 3 जजमेंट, 2 जजमेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जजमेंट है अलग अलग सिचुएशन में। पहला जजमेंट है हाई कोर्ट का माखन प्रसाद सिंह वर्सेस वासुदेव सिंह, माखन प्रसाद सिंह वर्सेस वासुदेव सिंह 2004 वॉल्यूम 1 PLJR, 2004 वॉल्यूम 1 PLJR 469। दूसरा जजमेंट है, ये डिवीजन बेंच है जस्टिस BN अग्रवाल, जस्टिस नारायण राय का, 1992 वॉल्यूम 2 PLJR, 1992 वॉल्यूम 2 PLJR 129, सुरेश सिंह वर्सेस राजा राम सिंह 129, पेज 129। और एक पहले का भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, उसका रेफरेंस है क्रिस्टल डेवलपर्स वर्सेस आशा लता, क्रिस्टल डेवलपर्स वर्सेस आशा लता 2005 वॉल्यूम 9 SCC 375, 9 SCC 375 क्रिस्टल डेवलपर्स वर्सेस आशा लता। ये चारों जजमेंट यही बताता है। 211 और 213 का एक्सप्लेनेशन है, जो पहले बता चुके कि सारा डील कर सकता है, सारा राइट वेस्ट करता है। किसका? क्रिस्टल डेवलपर्स वर्सेस आशा लता है 2005 वॉल्यूम 9 SCC 375। वन 1992 वॉल्यूम 2 PLJR 1। अगर छूट गया तो आपस में ये कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी चाह रहे हैं 4 बजे आ जाएंगे लोग तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आइए दूसरा पॉइंट जो है, कन्वर्टिबल इंटरेस्ट पर आपको लिखाए थे ने, वो आपका के बिरला वाला पेज है 489, पेज करेक्ट कर लिए, 480 हम बोले थे। 2008 वॉल्यूम 4 SCC 489 है, के बिरला राजेंद्र सिंह रोड़ा, कन्वर्टिबल इंटरेस्ट पर। ये काफ़ी है, लेकिन उसके पहले एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद का है 489। हाँ वो ठीक है, के बिरला पार्टी भी ठीक है। अब दूसरा सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद का जजमेंट है G गोपाल वर्सेस C भास्कर, G गोपाल वर्सेस C भास्कर 2008 वॉल्यूम 10 SCC 489, 2008 वॉल्यूम 10 SCC 489, 2008 वॉल्यूम 10 SCC 489। सी भास्कर, ये 2 जजमेंट हो गया। और एक पटना हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना जजमेंट है। हाँ दोनों का पेज एक ही है, हाँ अलग अलग। हाँ एक का वॉल्यूम 8 है, एक 4 है, एक 10 है। लिखिए
AIR 1995 पटना 122, 1995 पटना 122। इसलिए दे दिए, प्रिंसिपल वही है, इसमें एक अलग प्रिंसिपल डिसाइड हुआ है, वो है कैविएट का भी लिमिटेशन है। AIR 1995 पटना 122, पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है मेरे नोट में, तो आप खोज लीजिएगा, ये तो पटना हाई कोर्ट का है, नेट पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 3 इयर्स लिमिटेशन है। प्रोवेट के लिमिटेशन तो पूछ रहे थे, अब दोनों पार्ट कवर हो जाएगा। इस जजमेंट में कैविएट में भी लिमिटेशन है, ये नहीं कि जब जो चाहे कैविएट आगे दे दे। तो कैविएट में 3 ईयर लिमिटेशन है। कहाँ से मिलेगा? तो लिमिटेशन एक्ट में आप जाइएगा तो लिमिटेशन एक्ट में 2 रेजिडियरी आर्टिकल है। आर्टिकल सूट के लिए जहाँ से शुरू होता है, जितने तरह का सूट होता है, वो 1 से ले करके आपको 112 तक डिफरेंट टाइप्स के लिमिटेशन सूट के लिए है, और 113 है रेजिडियरी आर्टिकल जो सूट के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद अपील, एप्लीकेशन एंड रिवीजन का लिए जो शुरू होता है चैप्टर, उसका आर्टिकल लास्ट करता है 136, जो एक्सक्यूशन के लिए आर्टिकल 136 है 12 इयर्स फॉर एक्सक्यूशन, और आर्टिकल 137 कहलाता है रेजिडियरी आर्टिकल, माने बचा खोचा। तो उसमें लिखा हुआ है कि जिसका कोई लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं है वो आर्टिकल 137 में आवेगा, और उसमें 137 में वो 3 साल है, और वो कब से शुरू होगा यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए तो आप समझिए कि प्रोवेट में कोई लिमिटेशन नहीं है, वही आपको हम समझा देना चाहते हैं। अब 137 में लिखा हुआ है सीधा लिमिटेशन कब चलेगा, व्हेन द राइट टू अप्लाई एक्रूज। राइट टू अप्लाई एक्रू कब करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। ये कानून आने के पहले, कानून आने के बाद हमेशा से प्रोवेट होते रहा है। जस्टिस सीमा अली का एक जजमेंट है, उतना जजमेंट नहीं देंगे, 40 साल के बाद प्रोवेट हुआ। हमने एक प्रोवेट अलाउ कराया 49 साल के बाद। तो कब होगा, कैसे होगा, वो अलग अलग सर्कमस्टांस से पता चलेगा। लेकिन अब आज के तारीख में कोई पूछे सवाल कि लिमिटेशन अप्लाई करता है कि नहीं, तो लिमिटेशन अप्लाई करता है, पहला आंसर। और वो आर्टिकल है 137। दूसरा आंसर, कब से अप्लाई करेगा, तब पहला प्रिंसिपल है कि राइट टू सू एक्रू कब करता है, जब टेस्टेटर का डेथ हो जाता है। तो ऑर्डिनरी पार्लेंस में आप समझिए कि इंटरमीडिएट क्लास तक के नॉलेज के लिए आप ये मान लीजिए कि जब डेथ हो गया तो उसके 3 साल के अंदर फाइल कर सकता है, तो विद इन टाइम है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो गए और MA PhD के स्टेज में पहुंच गए तो उसके आगे का ज्ञान आएगा, तब आएगा कि राइट टू सू कब एक्रू करेगा। चूंकि राइट तो आपको राइट टाइटल इंटरेस्ट एक्रू कर गया, अब राइट टू सू कब एक्रू करेगा ये समझना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा है, और बैकग्राउंड थोड़ा बताते हैं। एक्चुअली हमारे अपना पर्सनल व्यू है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि लिमिटेशन नहीं लगना चाहिए, इवन आर्टिकल 137 भी नहीं लगना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करता है कोर्ट में, प्रोवेट इज ए नॉट ए कोर्ट, इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, अब CPC में अप्लाई करेगा। दूसरी बात, इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ हाई कोर्ट्स है। हम लोग का हाई कोर्ट और पेरेंट हाई कोर्ट कलकत्ता और इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सब कहता है कोई लिमिटेशन नहीं है। डिवीजन बेंच जजमेंट, फुल बेंच जजमेंट 1978 पटना डिवीजन बेंच कहता है कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन अब उस सब पर ध्यान नहीं देना। और बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट कहता है लिमिटेशन लगेगा, पहले से लगा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे मामला आया, जिस जजमेंट में कुंवरजीत सिंह के केस में 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा डिटेल जजमेंट दिया है, अभी जस्ट उसका साइटेशन पढ़ के सुनाते हैं आपको। उसमें कहा है कैसे ये जजमेंट कैसे पनपा है, उसके बैकग्राउंड में आपको बताते हैं। सबसे पहले एक टेलीग्राफ एक्ट का केस हुआ, उसके बाद एक आर्बिट्रेशन एक्ट का केस हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसे हर स्टेट में फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सर्टेन इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, यूनिट्स को वो फाइनेंस करता है, तो उसको सब पावर है।
ये सब फिजिकल पावर है, रियलाइजेशन वगैरह का प्रावधान है, मॉर्गेज का प्रावधान है, उसकी अथॉरिटी को ही एम्पावर किया गया है रियलाइज करने के लिए। तो कम इंडिपेंडेंट स्टैट्यूट है और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो अलग अलग स्पेशल एक्ट में ये क्वेश्चन इशू हुआ। एक सेल टैक्स के केस में हुआ, क्वेश्चन इशू हुआ कि भाई इसमें लिमिटेशन नहीं है, ये कोर्ट नहीं है तो लिमिटेशन। तो वो सब अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग एक्ट में अलग अलग अथॉरिटी के लिए ये 10-15 साल पहले से सुप्रीम कोर्ट 2008 के 10-15 साल पीछे में जाइए तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में कह दिया कि आर्टिकल 137 अप्लाई कर जाएगा। वो कोई चैलेंज नहीं किया, फाइनल हो गया, वही फॉलो होने लगा। जब प्रोवेट का मैटर गया कुंवरजीत केस में तो वही सब जजमेंट साइट हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब जो लॉयर इस तरफ से थे या उस तरफ से, उसके बहुत गहराई में नहीं गए। जज साहब खुद गहराई में गए तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना ऑब्जर्वेशन दिया। वो ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ के सुना देते हैं, तब भारती जी आपको क्लियर हो जाएगा। आज जजमेंट लकली हम, अरे इसमें फाइल में था, हम जजमेंट लेके आते नहीं है लेकिन था। आप इसका साइटेशन लिख लीजिए। यह है कुंवरजीत सिंह खांदपुर, कुंवरजीत सिंह खांदपुर वर्सेस किरणदीप कौर। किरणदीप कौर, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 2058, 2008 सुप्रीम कोर्ट 2058। SCC में भी है, SCC का है 2008 वॉल्यूम 8 SCC 463, वॉल्यूम 8 463। ये इंडिया का जितना लीडिंग जर्नल है सब में ही छपा है। स्केल में भी छपा है, जजमेंट टुडे भी छपा है, सुप्रीम में भी छपा है, बहुत सारे ऑल इंडिया हाई कोर्ट केसेज में भी छपा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस बैकग्राउंड में कहा हम बता दिए। अब एक पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट का पढ़ के सुना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें कहा गया है। पारा 16 नोट कर लीजिए, पढ़िएगा आप लोग, ऐसे अभी हम पढ़ के सुना देते हैं। पारा तो एक ही रहेगा नहीं, आप लोग ऐसा बचकाना सवाल पूछते हैं। अब रोटी खा रहे हैं तो तवा की रोटी है कि रुमाली रोटी है कि तंदूरी रोटी है? It does not appear nice, and I do not expect such type of question from a judicial officer while attending the training program. Rejecting Mr. Dalpatra's contention, I summarize my consideration. जज साहब ने लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अंडर द लिमिटेशन एक्ट नो पीरियड इज एडवाइजडली प्रेस्क्राइब विद इन विच एन एप्लीकेशन फॉर प्रोवेट लेटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी मेड। जो मैंने पहला लाइन कहा, माई व्यू इज स्टिल फर्म कि नहीं अप्लाई करेगा। जज साहब ने भी इसको माना है कि एडवाइजडली नहीं है और प्रेस्क्राइब नहीं है। दूसरा, the assumption that under Article 137 the right to apply necessarily accrues on the date of the death of the deceased is unwarranted। ये भी आप assumption नहीं लगा सकते 137 में कि उसी दिन से करेगा। तीसरा, such an application is for the court's permission to perform a legal duty। आप ध्यान दीजिए, आप लोग बराबर बात कर रहे हैं प्रशांत जी, आप दोनों बहुत लगता है क्लोज मित्र है। आप कहाँ पोस्टेड है? पूर्णिया में है, तो दूरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ बहुत नज़दीकी देख रहे हैं। आई एम वाचिंग सिंस वेरी बिगिनिंग, यू आर टॉकिंग, इट इज़ नॉट प्रॉपर, यू आर ऑल्सो ऑन द रडार ऑफ हाई कोर्ट, यू मस्ट रिमेंबर। CCTV कैमरा इज हियर, रिकॉर्डिंग इज हियर। हमारा वीडियो पर एक ऑफिसर को मैंने डांटा था, 10 बार डायरेक्टर साहब के फ़ोन किया कि सर वीडियो से वो डिलीट कर दीजिए। हम भी साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर रहे हैं, आवाज़ कीजिएगा। देखिए, हम इतना सीरियस हैं, हम आपके लिए इतना वैल्यूबल टाइम देते हैं और आप लोग इस तरह से क्लास में एकदम लाइटली लेते हैं, जैसे लगता है तफरीह के लिए आए हुए। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, आपको इतना अरेंजमेंट है और यू आर नॉट सीरियस। जब आप यहाँ सीरियस है तो हाउ यू आर प्रेजाइडिंग योर कोर्ट, हाउ यू आर पासिंग जजमेंट।
It is a big question mark. Subclause C. Such an application is for the court's permission to perform a legal duty created by a will. देखिए आपका कितना लीगल ड्यूटी है परफॉर्मेंस. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सच एन एप्लीकेशन इज फॉर द कोर्ट्स परमिशन टू परफॉर्म ए लीगल ड्यूटी क्रिएटेड बाय ए विल और फॉर रिकॉग्निशन एज ए टेस्टामेंट्री ट्रस्टी and is a continuous right which can be exercised any time after the death of the deceased. This is important. It is a continuous right. जैसे लिमिटेशन में एक प्रावधान है, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझने का कोशिश नहीं कर रहे. तो बार बार कितना समझाएंगे. जो सोया हुआ आदमी को जगाया जा सकता, जगे हुए को नहीं जगाया जा सकता. आप ये गांठ मान के आए कि हमको नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है, नहीं समझना है, तो थैंक्स लॉट. जिनको नहीं सुनना है, हम ऐसा भी हम क्लास से बाहर भी किए हैं, सीनियर ऑफिसर को किए. ये कंटिन्यूअस राइट है, कंटिन्यूअस राइट. अब कंटिन्यूअस राइट आप में से कोई कंटिन्यूइंग रॉन्ग वर्ड सुने हैं? सिविल का भी है, इसलिए हम इसको यहाँ पर एक साथ को रिलेट करें, हमारे माइंड में सब है. कंटिन्यूअस राइट यहाँ पर बोला गया है. कंटिन्यूअस रॉन्ग आप लोग कभी सुने हैं ये वर्ड, और कहाँ से उत्पत्ति हुई है बताइए. गीता जी आप जरूर जानते होंगे, आप तो हाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हैं. कंटिन्यूइंग रॉन्ग लिमिटेशन एक्ट का वर्ड है. ये एडवर्स पोजीशन का डिस्टिंक्शन है, एक्सेप्शन है. सुन लीजिए, आपको सिविल में काम देगा, जीवन भर काम देगा. बहुत कम फैकल्टी आपको बता पाएंगे. जहां पर कंटिन्यूइंग रॉन्ग है वहां पर एडवर्स पोजीशन नहीं होता है. 12 साल तक अगर कंटिन्यूअस एडवर्सली पोजीशन होता है, जो एडवर्स पोजीशन का प्रिंसिपल है, तो वहाँ एडवर्स पोजीशन से टाइटल हो जाता है. लेकिन जहाँ कंटिन्यूइंग रॉन्ग का केस है तो वहाँ पर कंटिन्यूइंग रॉन्ग में एडवर्स पोजीशन का जो सेक्शन है एक. हाँ अब समझे. हाँ अब इसलिए हम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जरूर जानती होंगी. आप देखिए बताते हैं कहाँ पर है वो कंटिन्यूइंग रॉन्ग. सेक्शन 22 कहता है कंटिन्यूइंग ब्रीचेज एंड टॉर्ट्स. यही रॉन्ग का मतलब टॉर्ट होता है. जो कंटिन्यूइंग टॉर्ट इज ए रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड टॉर्ट, और वो पनिशेबल भी है. जैसे आपका आप मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का भी केस होगा. अब तो जो अभी रिसेंट जजमेंट आया है वो आप लोग देखे हैं कि नहीं? बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट से हमको खबर आया कि वहाँ पर लोग नहीं ले रहे हैं, तो अभी डिवीज़न बेंच का चीफ साहब का ऑर्डर आ गया है. जो नोटिफाइड डेट है जिस दिन पटना में सेंट्रल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो गया, उसके पहले का अगर एक्सीडेंट है तो वो केस आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में फाइल होगा. तो चूंकि अभी आप एडीजे हैं, आपके यहाँ नहीं फाइल होगा, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो डीजे साहब को बता दीजिएगा. हो सकता है कि वो जजमेंट मेरे मोबाइल में हो तो अभी हाँ हम फॉरवर्ड कर देंगे. आपको मालूम है ना? हाँ जजमेंट मिल गया ना वो आज क्लास नहीं है. आप सुन लीजिए, आप सुन, आप बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं. रुकिए, आपके मोबाइल में ऐसे सब दिया हुआ है. अब टाइम नहीं मिला, आप पढ़िएगा, उसके बाद आप पूछिएगा. देखिए कंटिन्यूइंग ब्रीच एक उदाहरण से समझाते हैं. अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें खेती होती है, और कोई व्यक्ति ये आपके यहाँ केस सिविल में आवेगा, अपील में भी आवेगा. प्योर एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर सीजन में खेती होती है, बीच का ब्रेक होता है. तो जब भी वो खेती के लिए जाएगा, किसान खेत जोतेगा, सिंचाई करेगा, बुआई करेगा, तो उसका अगर इलीगल एक्ट है, मान लीजिए कि वो किसान का ज़मीन नहीं है, किसी दूसरे किसान या व्यक्ति का ज़मीन वो कब्जा कर लिया है, तो इलीगल एक्ट है, उसका टॉर्टुअस एक्ट है और रॉन्ग एक्ट है. और वो कंटिन्यू कर रहा है, एक फसल काटा फिर दूसरा फसल का बुआई कर दिया. अगर एक फसल में उसको ऑब्जेक्शन हुआ तो फिर दूसरा कर दिया. तो इस तरह से अगर बीच बीच में इंटरफेरेंस होते रहता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग रॉन्ग. तो कंटिन्यूइंग रॉन्ग में कोई राइट एक्रू नहीं करता है. तो उसको यहाँ पर जस्ट रिवर्स में समझिए. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ ए कंटिन्यूअस राइट. तो कंटिन्यूअस राइट खत्म नहीं होगा,
एक के बाद एक बात कंटिन्यू करते रहेगा, इवेंट्स आते रहेगा, समस्याएं बनते रहेगी। ऐसे नहीं समझिएगा। तो एक उदाहरण समझाते हैं। हमने प्रोवेट के लिए अप्लाई नहीं किया, टेस्टेटर का डेथ हो गया, 10 साल हो गया, विल मेरे पास पड़ा हुआ है। हम विल के आधार पर हम अगर बेचने के लिए गए ज़मीन, रजिस्ट्रार ने हमको रोक दिया। अगर हम म्यूटेशन के लिए गए तो म्यूटेशन नहीं हुआ, हमने बिल्डर को दे दिया। अभी एक रिसेंट केस है, वो बिल्डर का ही केस है, उसमें बिल्डर को दे दिया जिसको प्रोवेट नहीं हुआ था, बिल्डर के एग्रीमेंट कर दिया डेवलपमेंट, और वो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। उसका सूट फाइल हुआ, मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्डर का डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्वाइट वैलिड है, एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग बाय वर्च्यू ऑफ दैट विल विदाउट प्रोवेट। तो बहुत सा केसेज है। आप बेसिक चीज़ जानने का कोशिश नहीं कीजिएगा तो आगे बहुत हाई लेवल का सब मैटर आ जाएगा, वो समझने में आपको फिर कन्फ्यूजन होगा। इसलिए लिमिटेशन पर लास्ट में इसीलिए रखा कि लिमिटेशन अगर एक लाइन में बता देते हैं तो कभी नहीं समझिएगा, और ये जजमेंट भी आपको साथ साथ पढ़ के बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने का है, सब क्लॉज सी बाद में आप लोग पढ़िएगा। सच एन एप्लीकेशन इज फॉर द कोर्ट्स परमिशन टू परफॉर्म ए लीगल ड्यूटी created by will or for recognition as a testamentary trustee and is a continuous right which can be exercised any time after the death of the deceased as long as the right to do so survives and the object of the trust exists or any part of the trust if created remains to be executed. The right to apply would accrue when it becomes necessary to apply which may not necessarily be within 3 years. कोई जरूरी नहीं कि 3 साल के अंदर हमको जरूरत पड़ जाए। हम 9 साल के बाद गए म्यूटेशन कराने के लिए, सीओ साहब ने कहा साहब आपका तो प्रोवेटेड नहीं, हम नहीं करेंगे, तो हमको प्रोवेट में जाना पड़ेगा। और अभी आपको ये भी बताते हैं कि म्यूटेशन एक्ट 2011 में बना, उसमें एक सेक्शन बना दिया गया है म्यूटेशन एक्ट में, परहैप्स सेक्शन 4 का सब क्लॉज 13 है, उसमें है कि जब कोई सूट पेंडिंग रहेगा तब म्यूटेशन नहीं होगा। और दूसरा बना दिया गया, बहुत झंझट करता था, और दूसरा बना दिया गया है कि अनप्रोवेटेड बिल पर या अनरजिस्टर्ड बिल पर नहीं होगा। तब म्यूटेशन के लिए बिल का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बट दैट इज ए फॉर लिमिटेड पर्पस स्पेशल एक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है, इसको लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इनवैलिड है, ऐसा नहीं है। हाँ, आजकल म्यूटेशन नहीं हुआ था, ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक कहा गया। आजकल रसीद खोजता है, अप टू डेट चाहिए, तब उस समय हमको जाना पड़ेगा, और तब हमको राइट टू एक्रू कर गया। अगर हमको 20 साल के बाद जरूरत पड़ेगा, 20 साल के बाद जाएंगे। सीमा अली, जस्टिस सीमा अली का जो जजमेंट है, उसमें सीलिंग एक्ट में जब मैटर गया, वहाँ पर रेज किया गया, तो वहाँ पर सीलिंग अथॉरिटी ने उसको निगेटिव कर दिया। तो 40 साल के बाद पटना हाई कोर्ट ने प्रोवेट ग्रांट किया, 40 साल के बाद फाइल हुआ था। और एक केस में हमने 39 ईयर्स या 49 ईयर्स था, एग्जैक्टली याद नहीं है, नालंदा जिला का केस था, तो उसमें ग्रांट हुआ था। हाँ, 2 मिनट। द राइट टू अप्लाई वुड एक्रू व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी टू अप्लाई व्हिच आज चाय नहीं पिएंगे लोग सर, इनकी मर्जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। आप कर लीजिए, जब डायरेक्टर सर आएंगे तो सर्टिफिकेट दे। आप डायरेक्टर साहब आएंगे तो हमको बोल दीजिएगा कि ही इज वेटिंग। नहीं है, अभी वो आ रहे हैं। आ रहे हैं तो ठीक है, आते आते कुछ बात आगे बढ़ जाएगी। हाँ जी। The right to apply would accrue when it becomes necessary to apply, which may not necessarily be within 3 years. ध्यान दीजिए, from the date of the deceased death. उसके बाद कहता है delay beyond 3 years after the deceased death would arouse suspicion. अब 2 सस्पिशन सर्कमस्टांस बताए थे। अब जैसे ही डिले होता है और कोई रिजनेबल एक्सक्यूज नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो इट बिकम्स एक सस्पिशियस कॉज। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि अगर डिस्टेटर मर गया, 3 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, आपको राइट एक्रू कर गया और आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो कोर्ट में जाने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन ये सस्पिशन जितना डिले होगा, सस्पिशन उतना ज़्यादा होगा। डिले बियॉन्ड 3 years आफ्टर द डिसीज डेथ वुड अराउज सस्पिशन एंड ग्रेटर द डिले ग्रेटर वुड बी दी सस्पिशन। जितना डिले उतना सस्पिशन होगा। उसके बाद 5th, सच डिले मस्ट बी एक्सप्लेन। अगर डिले है हम एक्सप्लेन कर दिया तो एवरीथिंग इज ओके। एक्सप्लेन बट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द एब्सोल्यूट बार ऑफ लिमिटेशन। एब्सोल्यूट बार ऑफ लिमिटेशन नहीं है।
once execution and attestation is proved, suspicion of delay no longer operates. वैसे केसेस में डिले इमेटेरियल हो जाता है, प्रॉपर अटेस्टेशन हो गया और प्रॉपर एक्सक्यूशन हो गया। और प्रॉपर अटेस्टेशन एंड प्रॉपर एक्सक्यूशन के लिए जो 3 सेक्शन बताए उसके हिसाब से आपको देखना है। अब जजमेंट की आवश्यकता नहीं है और लिमिटेशन आप लोग सभी समझ गए, और बहुत सारा जजमेंट है उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अटेस्टेशन पर जजमेंट मांग रहे हैं। आपका क्या नाम है? लिखिए AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 280 और दूसरा जजमेंट लिखिए AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1999 1999। हाँ 1999 AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1999, पेज नंबर 1999 1999 पेज नंबर बताना है।